तो नाइजीरिया में ये जो बोको हराम है ये काफी न्यूज में है, चर्चा में है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोको हराम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोको हराम क्या है। तो देखिए, ये एक कह सकते हैं कि एक तरीके का जिहादी उग्रवादी समूह है। ठीक है, उग्रवादी समूह का मतलब क्या होता है, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्यों चर्चा में है, बिकॉज रिसर्जेंस ऑफ बोको हराम इन नाइजीरिया, रिसर्जेंस ऑफ बोको हराम इन नाइजीरिया। व्हाई बोको हराम in news? Because Boko Haram insurgency is witnessing in Nigeria। क्योंकि लगातार क्या कर रहा है, लगातार जो है ये न्यूज में है, ये मिलिट्री पे लगातार क्या कर रहा है, हमले कर रहा है। सो अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इज बोको हराम। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज बोको हराम। बोको हराम क्या है? बोको हराम इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड, बोको हराम इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिहादी मिलिटेंट ग्रुप। बोको हराम इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिहादी militant group, mainly based in northeastern Nigeria। ठीक है, मतलब ये स्वयं के द्वारा एक घोषित जो है एक जिहादी, ये उग्रवादी समूह है जो कि उत्तर कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व नाइजीरिया में ये आपने बेस्ड है यहां पर। अब बोको हराम का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? फाउंडेड बाय मोहम्मद यूसुफ। बोको हराम को जो एस्टेब्लिश किया है वो एस्टेब्लिश किया है मोहम्मद यूसुफ इन 2002 इन बोर्नो स्टेट नाइजीरिया, इन बोर्नो स्टेट नाइजीरिया। अभी आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि बताइए भाई ये बोको हराम क्या है, आपसे एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, बोको हराम इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिहादी मिलिटेंट ग्रुप मेनली बेस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया। ठीक है, फाउंडेड बाय मोहम्मद यूसुफ इन 2002। 2002 में इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद यूसुफ ने की। इन बोर्नो स्टेट नाइजीरिया, बोर्नो का स्पेलिंग है BORNO, BORNO, बोर्नो स्टेट नाइजीरिया। तब यहां भी देखो प्लेसेस इन न्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो बोर्नो स्टेट कहां पर है? नाइजीरिया में है। ठीक है, क्यों चर्चा में है ये आपको ध्यान में रखना है ना। एंड बोको हराम ट्रांसलेट्स टू वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन। बोको हराम ये बात करता है, पश्चिमी शिक्षा के विरोध में बात करता है, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट है ये बोको हराम। They took up arms in 2009। इन्होंने अपने हाथों में हथियार कब ले लिए? 2009 में। टू फाइट वेस्टर्न एजुकेशन, टू फाइट अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। ये नहीं चाहते हैं कि पश्चिमी शिक्षा इनके देश में दी जाए। दे डोंट वांट सेक्युलर गवर्नेंस,
इनको किसी प्रकार से पंथ निरपेक्ष टाइप की सरकार नहीं चाहिए। एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, ये एक तरीके से तालिबानी लोग हैं, ऐसे समझ लो। दे डोंट वांट मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस एंड टू इम्पोज अ रेडिकल वर्जन ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं? एक रेडिकल वर्जन, कट्टरपंथी जो कानून है, मुस्लिम कानून है, उनको ये लागू करना चाहते हैं। द ग्रुप इज ऑल्सो एक्टिव, द ग्रुप इज ऑल्सो एक्टिव इन चाड, नाइजर, नॉर्दर्न कैमरून एंड माली। तो ये जो बोको हराम है, ये कहां कहां पे सक्रिय है? चाड में सक्रिय है, नाइजर में सक्रिय है, नॉर्दर्न कैमरून में सक्रिय है एंड माली। अब देखिए, बोको हराम जो है, इसका विभाजन दो समूह में हो गया है। एक इसका जो विभाजन है वो है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। एक है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, और दूसरा है वो है JAS। ऐसे बोको हराम के दो ग्रुप हैं। तो इनकी लड़ाई किससे होती है? ये किससे टक्कर लेते हैं? नाइजीरियाज आर्म फोर्सेस। ठीक है, नाइजीरिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उनसे इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और इन्होंने एक शहर पे कह सकते हैं पूरे स्टेट पे कंट्रोल किया, लगभग बोर्नो स्टेट, इन्होंने पूरा कंट्रोल किया है बोर्नो स्टेट पे। और ये सब कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है ओवर 2 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, over 2 million people have been displaced and 35,000 civilians deaths। आज समय किस बात का है? आज समय इस बात का है, आज वो जमाना नहीं है कि डाकिया डाक लेके आया, पता चला 1 साल में चिट्ठी आ रही है, 6 महीने में चिट्ठी आ रही है। पहले तो चिट्ठी कबूतर से आती थी, कबूतर भेजे जाते थे, फिर पोस्टमैन का नंबर आया तो पोस्टमैन चिट्ठी बिट्ठी लेके आता था, लोग पोस्टमैन की राह देखते थे। ठीक है, कि कब मेरा पोस्टमैन आएगा, कब मुझे चिट्ठी, पिया की चिट्ठी देके जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी समय ऐसा बदल चुका है कि अभी आ चुका है इंटरनेट का एज। तो इंटरनेट में कोई किसी को चिट्ठी नहीं लिखता है, अभी बात है सिर्फ मोबाइल की। और एक जमाना था जब हम सोचते थे क्या कि हम वीडियो कॉल से बात करेंगे। ठीक है, और आप देखो आज कि वो वीडियो कॉल हमारे सामने, हम सामने बैठ के क्लास कर रहे हैं। क्यों बेटा? हम ही सभी लोग सामने बैठ के क्लास कर रहे हैं, साइंस है। और आप क्लास क्यों कर रहे हैं? क्लास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटरनेट है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता तो ये क्लास पॉसिबल ही नहीं होती कि हम बैठ के क्लास सुन रहे होते, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट की कितनी आवश्यकता है आज के समय में, आप समझो। इंटरनेट की आवश्यकता हमारे किसके लिए? बैंकिंग के लिए है, हमारी गवर्नेंस के लिए है, यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए है, ठीक है, हमारे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, मतलब गवर्नेंस के लिए है, जुडिशरी के लिए है। तो इंटरनेट का जो यूजेज है वो सब जगह स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए है। अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, सब्सिडीज के लिए, सरकार की गवर्नेंस, सरकार की योजनाएं। अब देखो, इंडिया पाकिस्तान के जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो आधी से ज्यादा अफवाहें तो कहां उड़ाई गई? इंटरनेट पे उड़ाई गई। ठीक है, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है इस समय बेटा। तो इंटरनेट
को शक्तिशाली बनाने के लिए भारत में सारे जो हमारे करीब 2.5 लाख के आसपास करीब पंचायत हैं, तो उन पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सरकार चाहती है कि वो सारे पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएं, हाई स्पीड इंटरनेट से। तो जब पंचायत हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाएंगे तो फिर सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो। समझिए इस बात को आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, गवर्नेंस, हर चीज, पंचायत के सारे काम। तो इसी के लिए योजना जो लाई गई है और उसी का नाम है भारत नेट इनिशिएटिव। उसी का नाम है भारत नेट इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं इसको हम। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड इंटरनेट, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। किसके लिए? पंचायत के लिए। पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। क्योंकि सवाल यहां पे ये है, देखिए आज इंपॉर्टेंट ही है कि आप शहर में रह रहे हैं, देखिए शहर में रह रहे हैं, बड़े सिटी में रह रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन अगर आप गांव में, वही गांव में देखेंगे आप, तो गांव में कहां लोगों के पास इतना कनेक्टिविटी रहता है? बेचारे मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और मोबाइल के, मैंने आपको बताया, मोबाइल के टावर के लिए उनको पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, काली पहाड़ी के पीछे जाना पड़ता है कि यहाँ पे नेट आता है। कोई छत पे चढ़ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे नेट आ रहा है, यहाँ पे रेंज आता है। आप खुद भी करते होंगे कभी कभी, यहाँ पे रेंज आता है, ये घर में रेंज नहीं आता है। बोलो बेटा, ये प्रॉब्लम्स रहता है कि नहीं रहता है? आप खुद सोचो, जब इंटरनेट सही से नहीं होगा तो फिर हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? सवाल ये है ना इस बात का कि इंटरनेट होना भारत के लिए बहुत जरूरी है, डिजिटल इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, बाकी सारे काम हमारे रुक जाएंगे। तो ये, और आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम है। डिजिटल डिवाइड किसे कहते हैं? एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। जितना नेट का स्पीड शहरों में रहता है उतना गांव में नहीं है, रिमोट एरियाज में नहीं है। बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे जहां इंटरनेट है ही नहीं। तो सरकार को यह ध्यान देना है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो दूर करना है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड को किसी भी तरीके से दूर करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये योजना भारत नेट जो योजना है, इससे पहले 2011 में एक योजना आई थी। 2011 में जो योजना आई थी उसे हम NOFN कहते हैं, NOFN। और इसी योजना का नाम अब 2015 में भारत नेट इनिशिएटिव कर दिया गया है, ठीक है। भारत नेट इनिशिएटिव कर दिया गया है। करीब 2.5 लाख जो पंचायत हैं उनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। सरकार का ऑब्जेक्ट क्या है? सरकार का ऑब्जेक्ट है कि सरकार सभी को अफोर्डेबल हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहती है। अब ये जिम्मा किसका है? ये जिम्मा BSNL का है। ये जिम्मा जो है BSNL का है। आज आपने देखा होगा, आज टेलीकॉम सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है? जियो है, ठीक है, एयरटेल है, कुछ ही कंपनी है, BSNL है। लेकिन आप देखेंगे मोनोपोली किसकी है? सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं? जियो के। आपको मालूम होगा ये बात। अब मैंने भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको, इनिशिएटिव के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी आपने एक चीज और सुना होगा क्या, कि सभी जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो अभी हमारे एलन मस्क साहब हैं, ठीक है, उनका एक इंटरनेट सर्विस है, उसका नाम है स्टारलिंक, ठीक है। उनकी जो इंटरनेट सर्विस है उसका नाम है स्टारलिंक। तो इसकी भी बातचीत चल रही है भी, स्टारलिंक जो भारत में आ जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे कि स्टारलिंक, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टारलिंक का क्या रहेगा? वो रहेगा कि भाई वो समाजवादी तो है नहीं, सोशलिस्ट तो है नहीं, वेलफेयर स्टेट तो है नहीं वो, ठीक है, कि सब फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। वो बिजनेसमैन है, वो पैसा कमाएंगे, तो उनका पैसा कैसा होगा? एक्सपेंसिव हो सकता है उनका इंटरनेट सर्विस, ठीक है। स्टारलिंक सर्विस क्या है? इसके लिए किसी वायर की जरूरत नहीं, सैटेलाइट से इंटरनेट होगा, सैटेलाइट से डायरेक्टली, और सब जगह इंटरनेट होगा। तो ये इसकी अच्छी बात है। लेकिन इससे ये है कि स्टारलिंक बाहर की कंपनी है,
तो हो सकता है देश की सुरक्षा को भी खतरा हो, क्योंकि हर चीज उनको पता चल जाएगी कि नेशनल सिक्योरिटी हमारी खतरे में है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। अच्छा ठीक है, इंटरनेट आप कितना भी प्रोवाइड करा दो लोगों को, ठीक है, लेकिन इंटरनेट के साथ साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय किसकी है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय डिजिटल लिटरेसी की है। लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है। भाई मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होता है कि आपको मोबाइल चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, ठीक है, लेकिन डिजिटल लिटरेसी भी एक चीज होती है। अगर आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में पता नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? अगर आपको डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो आपको कोई फोन करेगा कि हाँ तुम्हारे आधार कार्ड का मिसयूज हो रहा है, ठीक है, तुमने ड्रग्स बेचे हैं और तुमको क्या बोलते हैं, हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, मतलब लोगों को फोन पे उल्लू बनाया जाता है। साइबर क्राइम होते हैं, डिजिटल अरेस्ट किए जाते हैं, ये सब चीजें बहुत चल रही हैं, मतलब डिजिटल फ्रॉड जिसको बोल सकते हैं। तो इंटरनेट पहुंचाना, ठीक है, इंटरनेट इंक्लूजन होना चाहिए, सब जगह इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट के साथ साथ एक डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। क्या समझे आप बेटा? और आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप समझ लीजिए। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। सोचिए आप, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, भारत इंटरनेट जो इनिशिएटिव है, ठीक है, भारत नेट इनिशिएटिव जो है वो मैंने आपको यहां पे समझाया है। ठीक है, तो अब भारत के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई जो हमारा रिमोट जो कनेक्टिविटी है वो भी लोगों तक इंप्रूव होनी चाहिए, उन तक इंटरनेट पहुंचना चाहिए। और जब सभी तक इंटरनेट पहुंचेगा तभी देश में कह सकते हैं कि इक्वलिटी मेंटेन होगी, सब लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की। और जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं है, एक गांव का बच्चा उसके पास इंटरनेट नहीं है, क्या क्लास करेगा? क्यों? वो क्लास ही नहीं कर सकता है, उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाएगी बहुत सारी, वो तो दुनिया से कटा हुआ है। तो आज तो इंटरनेट आपके कह सकते हैं आपके एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है वो। उसके बिना, पहले कहते थे इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, भाई ये बेसिक नीड्स थी, लेकिन आज चाहिए रोटी कपड़ा इंटरनेट फिर मकान, ठीक है। पहले क्या चाहिए? पहले रोटी चाहिए, और बहुत सारे लोग तो भाई साहब आजकल रोटी की भी डिमांड नहीं, पहले तो उनको इंटरनेट चाहिए। खाना खा रहे हैं तो भी इंटरनेट चल रहा है उनका, मोबाइल, ठीक है। आजकल बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं फिर खाना खाते हैं, ठीक है, बच्चे मोबाइल देखते हैं तब उनका खाना पचता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये मुद्दा हम लोग समझ चुके होंगे और सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक व्यक्ति हैं, ये रिलेटेड न्यूज है अपना स्पेस मिशन से रिलेटेड है। अब स्पेस मिशन का नाम क्या है? स्पेस मिशन का नाम है AX4, ठीक है, एक्सियोम 4, AXIOM, ठीक है, AX4 भी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी जो मिशन गगनयान है, पता होगा आपको, गगनयान मिशन जो है उसके एक एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, जो कह सकते हैं अंतरिक्ष में जाएंगे, मतलब उनका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन की बात कर रहे हैं, AXIOM, या इसको AX4 भी कह सकते हैं। अब ये मिशन जो है लॉन्च होने वाला है, इसलिए चर्चा में है।
इसके अंतर्गत हमारे गगनयान मिशन में जाने वाले एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, वो आईएसएस जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जाएंगे। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई इसरो का, ठीक है, गगनयान मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई जा रहा है और वहां पे जाके ये काम क्या करेंगे। देखिए, वहां पे जाके इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये वहां पे जाके माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च करेंगे। वहां पे जाके ये माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च करेंगे। अब माइक्रो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, माइक्रो ग्रेविटी का मतलब हिंदी में क्या होता है, माइक्रो ग्रेविटी का मतलब ये होता है जो अंतरिक्ष की सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण जो स्थिति है, वहां पे ये अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे जाके, वहां पे जाके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब वहां पे क्या होंगे, वहां पे जाके कुछ ये सीड्स लेके जाएंगे, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य फसलें हैं, उनके बीड्स, जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको लेके जाएंगे, उनका ग्रोथ देखेंगे। स्पेस में जाके सलाद के जो बीज हैं उनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं, ठीक है। तो बीजों के अंकुरण, सीड से रिलेटेड क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा कि उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनके जो न्यूट्रिशन से जुड़ी संभावनाएं हैं, ठीक है, पोषण से जुड़ी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखेंगे। माइक्रो एल्गी पे काम करेंगे और देखेंगे कि जो खाने वाली चीजें हैं उन पे माइक्रो ग्रेविटी और रेडिएशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है, सूक्ष्म गुरुत्व और विकिरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे। देखिए, इनके लिए बैकअप में भी रखा गया है, अगर ये किसी कारण नहीं जा पाते हैं शुभांशु शुक्ला, तो इनकी जगह ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को भी रखा गया है बैकअप में। प्रशांत बालकृष्णन नायर को भी रखा गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो है मिशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये मिशन इंपॉर्टेंट है माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च के लिए। और देखिए, पहले हमारे अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा गए हैं, राकेश शर्मा के बाद दूसरे जाने वाले अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला होंगे। राकेश शर्मा कब गए थे, 1984 में गए थे। तो ये अभी न्यूज़ थी, काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए।